मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। अभी तक जो हमारी चर्चा चल रही थी वो चल रही थी नीड क्रिएशन की, यानी कि वो पिल्ला जो चूं 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 कर रहा था, ना उसका ड्रीम इतना बड़ा था और ना ही उसका फियर इतना बड़ा था। ये बात अभी अभी हमने सुनी। जो ये अगला वक्तव्य है ये है अर्जेंसी क्रिएट करने का। ये पांचों वक्तव्यों में एक फ्लो चलेगा, एक लिंक चलेगा, एक श्रृंखला चलेगी और कनेक्शंस आपको बिठाने हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया कि हाँ, मुझ में नीड की कमी है, हाँ मुझे इतना नहीं चुभ रहा है, हाँ मुझे इतना डर इस संसार से अभी नहीं लगता है, और इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ हाथ पे हाथ रख के। अगले आधा घंटे मैं उस डर को और बड़ा बनाऊंगी और उस ड्रीम को भी और बड़ा बनाऊंगी और वो अर्जेंसी क्रिएट करूंगी। और यदि किसी की कुर्सी के नीचे आग नहीं लगती है इन आधा घंटों में, तो या तो आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं है, या फिर मैं एक लास्ट में जो कहानी बताऊंगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि भवितव्यता में क्या है। रिकॉर्डिंग करना चाहें तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बात ये चल रही है कि मेरा अस्तित्व इस दुनिया में कहाँ है और ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो कैसे और क्यों हो रहा है। एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगी, उस पिक्चर को देखने की भी आप अपनी खुली आंखों से कोशिश करिएगा। आप जानते हैं ये जो सारी दुनिया नजर आ रही है ना अपने को, टोटल वर्ल्ड जो दिख रहा है ये पुद्गल का बना हुआ है, राइट? ये पुद्गल की दुनिया है जो मुझे नजर आती है, जिसमें मैं जीता हूं, जिसको मैं छूता हूं, जिसको मैं सुनता हूं, जिसको मैं खाता हूं, जिसको मैं सूंघता हूं। ये सारी दुनिया टोटल 100% दुनिया पुद्गल की बनी हुई है, महापुद्गल की एक दुनिया बनी हुई है। और पुद्गल की शक्ति अचिंत्य है, ऐसा मोक्षांक प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। मैं बताऊं अचिंत्य का मतलब क्या होता है? अचिंत्य का मतलब ये होता है कि ऐसा भी बॉडीज हो सकती हैं कि आप एक ताली बजाओ उतने में सारे अकृत्रिम जनालियों के वंदन हो जाएं। सुन रखा होगा ना शायद। पुद्गल में ऐसी शक्ति हो सकती है कि लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक एक समय में पहुंच जाए। यानी कि पुद्गल की शक्ति का अभी हमें अंदाजा नहीं है। क्यों बता रही हूं मैं ये आपको? इसलिए बता रही हूं कि ये पुद्गल जो है ना, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। मैं फैक्ट्री इसलिए कहना चाहती हूँ इसको क्योंकि ये बहुत ऑटोमेटिक काम करने में बद्ध है। अब पिक्चराइज करना शुरू करना आप, इस टोटल पुद्गल की बनी हुई दुनिया की मैं बात कर रही हूँ जो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक एक महादुनिया है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है एक एक समय में वो एक साइकिल के अनुसार हो रहा है। पिक्चराइज कर पा रहे हो आप एक इंडस्ट्री को, एक फैक्ट्री को? एक फैक्ट्री में क्या होता है? ऑटो पायलट मोड के ऊपर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन चाहे ऐसे 50,000 प्रोसेस हो, 50,000 एक बार प्रोसेस रेपिटेशन होता है। हो सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है ऑप्शंस अलग अलग हो, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पे रेपिटेशन वापस होता है। कोई 3 चीजें हों, कोई भी 3 यूनिक चीजें हों, तो हर 7वीं चीज रेपिटेशन होएगी कि नहीं होएगी? एक्सप्लेन करूं? टाइम नहीं है इतना सारा, घर पे जाके हिसाब लगा लेना। कोई भी 3 यूनिक चीजें हों और उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यदि आप देखना चाहो कि कितने इंडिविजुअल ऑप्शंस, यूनिक ऑप्शंस हो सकते हैं, तो 7 यूनिक ऑप्शंस होंगे, 8वां ऑप्शन रेपिटेशन होएगा। रेपिटेशन होगा इसका मतलब क्या है? और ऐसे रेपिटेशन होकर भी कितने रिपीट के ऑप्शंस हो सकते हैं कि एक नंबर के बाद जो वापस चीज होएगी वो सेम होएगी उसमें।
शास्त्र का उदाहरण है कोई हमारा इस बात के लिए? सूरज हर सुबह उगता है, हर शाम को अस्त हो जाता है। रिपीट होता है कि नहीं होता है? कि सूर्यास्त का वक्त बदलता होएगा, सूर्योदय का वक्त बदलता होगा, पर एक पॉइंट आता है जब उसी वक्त वापस सूरज उगता है। हर चौथे काल में 24 ही तीर्थंकर होते हैं भरत क्षेत्र में, ना 25 होते हैं ना 23 होते हैं, रिपीट होता है। रेपिटिशन में रेंज हो सकती है कि किसी भी काल में मिनिमम 20 तीर्थंकर होंगे और मैक्सिमम 170 होंगे, लेकिन फिर भी रेपिटिशन है। पिक्चर बनाना जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि इसका जो एक पारिभाषिक नाम है जो शास्त्रों में आता है वो आता है पुद्गल परावर्तन। यानी कि हर पुद्गल परावर्तन के बाद सब कुछ सेम रिपीट होता है, 100% रिपीट होता है। इस वक्त आपको पता है 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। जो यहां हो रहा है उसका मिरर इफेक्ट ऐरावत में हो रहा है। आपको ये दिखा रही हूं कि पुद्गल की फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में रेपिटिशन होता है, साइकिल चलती है, साइकिल चलती है। मेरी कहानी अभी शुरू होगी इस पिक्चर बनने के बाद कि अब ये जो महा फैक्ट्री चल रही है और जो लोग पुद्गल परावर्तन का अर्थ नहीं समझते हो वो यहाँ पे स्पेशल रिक्वेस्ट करके एक पुद्गल परावर्तन का लेक्चर ऑर्गेनाइज कराइएगा और उसको पढ़ के समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। पर एक शब्द में बता रही हूं कि एक पुद्गल परावर्तन में जो कुछ होता है उसके बाद जो सेकंड पुद्गल परावर्तन होता है उसमें सब कुछ वापस रिपीट होता है। बहुत बड़ा काल है, बहुत बड़ा काल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट क्या है? रिपीट होता है। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूं कि ये जो पूरी दुनिया बनाई थी हमने पुद्गल की, 2 चीजें इसके आउट ऑफ स्कोप हैं। कौन सी 2 चीजें आउट ऑफ स्कोप है मैं आपको बताती हूं। एक है मुक्त जीव, जो इस पुद्गल परावर्तन की स्टोरी में काउंट नहीं होते हैं, और दूसरे हैं नित्य निगोदिया, वो भी इस कहानी में काउंट नहीं होते हैं। पिक्चर देखना, पिक्चर मैंने एक समझो ये एक पुद्गल परावर्तन चल रहा है, इसके आउट ऑफ स्कोप है मुक्त जीव और जो निगोदिया जीव है। अब ये साइज अगर 100 जीव रहते हैं पुद्गल परावर्तन में तो एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 100 जीव ही रहते हैं वहां पे। ये कैसे मैनेज होता है? जब हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं तो ये कैसे मेंटेन होता है? कम हो जाते होंगे ना, कि उतने जो डेफिसिट क्रिएट होता है उतने ही 608 जीव 6 महीने 8 समय में नित्य निगोद से इस पुद्गल परावर्तन की दुनिया में फ्लश इन होते हैं। ये जो मेरा साइज है वो सेम रहता है। पिक्चर देखना, मैं वापस कह रही हूं, पिक्चर नहीं देखी तो ये बात ख्याल में नहीं आएगी और कुर्सी के नीचे आग नहीं लगेगी। अब इस दुनिया में अगर 608 जीव यहां आने और 608 जीव यहां से बाहर निकलने हैं, इसका मतलब है 608 जीवों को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। 6 महीने 8 समय में 608 नए जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसका मतलब क्या है कि अनादिकालीन घोर मिथ्या दृष्टि जीवों को पहली बार जो धर्म को एक्सपोजर मिलेगा, धर्म में जो रुचि आएगी, ऐसे कितने जीव होंगे बताओ मुझे? वो भी 608 ही होंगे, बराबर। अब ये जो 608 जीव हैं जिनको नई धर्म की रुचि लगती है और फिर जिनको सम्यक दर्शन होता है और फिर जिनको अंततोगत्वा जाके मोक्ष होता है अपने काल में, ये 608 जीव, कितने जीवों में 608 जीव हैं ये? हाँ, जो टोटल टोटल पुद्गल की दुनिया में एक पुद्गल परावर्तन में ऑक्यूपाई होने वाले जीव हैं, उसमें सिर्फ 608 जीव हैं जिनका 6 महीने 8 समय में, एक समय में नहीं, 6 महीने 8 समय में मोक्ष मार्ग में रुचि लगेगी या फिर मुक्ति मार्ग की शुरुआत होगी। अब इन कैटेगरी में से भी जो अनंत पुद्गल परावर्तनों से चला आ रहा है श्रृंखला, उसमें 2 चीजें मुझे पता है जो मैं आपको बताऊंगी शास्त्र के अनुसार, कि कुछ जीवों को सम्यक दर्शन हो जाएगा फिर भी अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद मुक्ति होगी। आया था कल संजीव जी के प्रवचन में भी।
सुना ना, ये बात बहुत ध्यान वाली बात है। रेंज है, रेंज, कि ये 608 जीव जिनको सम्यक दर्शन अनादिकालीन मिथ्या दृष्टियों को पहली बार होगा, उनको मुक्ति जाने में कितना टाइम लगेगा? जो मैक्सिमम कैटेगरी वाले हैं, हाँ, अर्ध पुद्गल परावर्तन, जिसके अनंत में भाग में अनंत सागर है, वो कैटेगरी वाले जीव भी हैं। और भरत चक्रवर्ती के वो पुत्र जो नित्य निगोद से आकर इंद्रगोप कीड़ा बनकर चक्रवर्ती के पुत्र बनके आजीवन मौन व्रत, मतलब मौन व्रत में रहकर कुछ बोले नहीं, और दीक्षा लेने के बाद में उनका झटपट मुक्ति हो गई। वो कैटेगरी के भी, वो भी अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि होंगे ना, सम्यक दृष्टि तो हो नहीं सकते हैं ना नित्य निगोद में और ना इंद्रगोप नामक कीड़े की पर्याय में। तो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सम्यक दर्शन हो, झटपट मुक्ति हो जाए। उस रेंज से लेकर अर्ध पुद्गल परावर्तन की रेंज में कौन जीव को कब मुक्ति मिलने वाली है, उसके माथे पे लिखा हुआ है। शरीर पे नहीं, जीव के माथे की बात कर रही हूं। जीव के माथे पे लिखा हुआ है कि तुझे रुचि कब आएगी, उसके बाद तुझे मुक्ति होने में कितना काल लगेगा। अब ये दुनिया में मैं आपको दो बातें और बताती हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है, कि एक बहुत बड़ा सा बॉक्स लो, एक बहुत बड़ा सा क्या बोलूँ मैं उसको, बॉक्स ही समझो, उसको लो और उसमें कोई चीज़ को चर्न करो। आप समझ रहे हो ना, चर्निंग का मतलब, मिक्सर में चर्न नहीं करते हो आप चीज़ों को। क्या होता है उसमें कि नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली चीज़ नीचे चली जाती है। ऐसे ये जो मैंने अभी पुद्गल की दुनिया बनाई थी, इसमें पुद्गल ने हर चीज़ फिक्स कर रखी है। समझना, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके इच्छा नहीं है, लेकिन चलती इस दुनिया में किसकी है? किसके अनुसार परिवर्तन होएगा? कि उस पुद्गल की दुनिया में पुद्गल के अनुसार परिवर्तन होएगा, जो रिपीट केस में होएगा। अब इस दुनिया में जो ये रिपीटेड परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब के बीच में किस जीव के कैसे कर्म बंधेंगे, ये भी एक पुद्गल परावर्तन होता है द्रव्य में, द्रव्य कर्म नाम का। उस कर्म पुद्गल परावर्तन के अनुसार होता है। यानी कि आप ढांचे बना दो, ढांचे मतलब आप समझ रहे हो ना, जो चक्रवर्ती के ढांचे में आएगा उसके साथ क्या होगा, जो तीर्थंकर के ढांचे में आएगा उसके साथ क्या होएगा, कौन किस ढांचे में आता है। पिक्चराइज करना इस चीज को जो मैं बता रही हूं। आप जिस ढांचे में पहुंच जाते हो तो आपका भविष्य पता चल जाता है कि आप कहां पहुंचने वाले हो। ढांचा मतलब समझ में आ रहा है ना, कौन सी पर्याय, कौन सा शरीर। यानी कि जो सौधर्म इंद्र बन गया उस ढांचे में पहुंच गया, मतलब एक भवावतारी है। जो तीर्थंकर की पर्याय में पहुंच गया मतलब एक भवावतारी है। तो वो ढांचे फिक्स हैं। किसमें? वो जो पुद्गल की दुनिया बताई थी मैंने, जिसमें सब रिपीट हो रहा है, उसमें किस ढांचे में कौन से जीव पहुंचेंगे जिनका तार तरने वाला है, और किसका कितने काल में तरने वाला है, मतलब कितने भरत चक्रवर्ती के पुत्र हर बार बनेंगे। जो जो जीव नित्य निगोद से निकलकर भरत चक्रवर्ती के पुत्र बनेंगे वो उसी भव से मोक्ष चले जाएंगे। सब फिक्स है। क्रम नियमित पर्याय का विषय चल रहा है, क्रमबद्ध पर्याय का विषय चल रहा है, सब फिक्स है। अब मैं इस दुनिया से हटकर अपने पे आती हूं कि ये जो चर्निंग चल रही है, नीचे की चीजें ऊपर जा रही हैं, ऊपर की चीजें नीचे जा रही हैं, ये पुद्गल के अनुसार जा रही हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट ख्याल में आ रहा है ना जो मैं बता रही हूँ? नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग वापस सुन लेना। ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा कैसे आते हैं। निगोद में जाते हैं, निगोद से निकल के 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय बनता है। वहाँ पे 2/3 बिताता है अगर निकलेगा एक बार निगोद से तो ऊपर ऊर्ध्व गति में, 1/3 बिताता है अधोगति में, और बाकी साधिक 2000 सागर के साधिक में आ जाती है बाकी की सारी पर्याय। यानी कि ये साइकिल भी फिक्स है ना, ये जो हमने समझी अभी। उन सबका पता है क्या होता है जो साधिक 2000 सागर के लिए निकलते हैं? वो मैं चर्निंग की बात कर रही हूँ। कौन सी चर्निंग की बात कर रही हूँ? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो रहा है कि नीचे से ऊपर आता है, ऊपर तक जाता है, और फिर चर्निंग में होके कहाँ चला जाता है? साधिक 2000 सागर खत्म करके फिर नीचे चला जाता है। ये किसका भविष्य है यहाँ बैठे हुए हम सब में से?
कि जो जो जीव उस ईयरमार्क चीज़ों के अंदर नहीं आए हैं, उन सबका भविष्य है कि ऊपर आओगे और फिर नीचे आओगे। आपके परिणाम बहुत कोमल होते जा रहे हैं, आपकी लेशिया बहुत मंद होती जा रही है, कोई आश्चर्य नहीं है। ऊपर जा रहे होगे, क्या होगा कि वापस नीचे आ जाओगे। अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगी और उस कहानी के माध्यम से हम इस बात को कनेक्ट करेंगे और फिर हम उसके बाद में वापस इस पूरे विषय वस्तु का निष्कर्ष निकालेंगे। कहानी ऐसी है कि एक बार एक ऐसा देश था जहाँ पे ऐसे ही जीव रहते थे जो महादरिद्री, महादुखी, महाप्रतिकूल संयोगों में थे। जो बैठा हुआ यहाँ एक भी आदमी है वो पहली बार ही सुन रहा होगा ये कहानी, क्योंकि मैंने ही बनाई है। महादरिद्री जीव रहते थे और वो जो देश था उसके चारों तरफ एक ऐसी लेक थी जिसमें नरभक्षी क्रोकोडाइल्स भरे पड़े हुए थे। पहुंच गए ना आप इस देश में। अब इस देश में ही बीचों बीच एक और ऐसी जगह थी जहां पे एक दरवाजा खुलता था बाकी के देश की तरफ, जहां ये सारे दरिद्री जीव थे, और दूसरा दरवाजा खुलता था उस लेक की तरफ जहां पे नरभक्षी क्रोकोडाइल्स थे। इस देश को एक अभिशाप मिला था और एक आशीर्वाद मिला था। इस देश में रहने वाले हर जीव को एक आशीर्वाद मिला था और एक अभिशाप मिला था। आशीर्वाद ये मिला था कि तुम कभी नहीं मरोगे, तुम्हारा अंत नहीं आएगा, हमेशा अनंत काल तक तुम हमेशा जैसे हो ऐसे ही ज्ञान स्वरूपी जानते देखते सुख दुख का अनुभव करते हुए ही जियोगे। और एक अभिशाप मिला था, ये अभिशाप मिला था कि बाकी के देश में से तो दोनों तरफ के रास्ते थे कि दुखी हो या क्रोकोडाइल वाली लेक में पहुंच जाओ, लेकिन वो जो एक छोटा सा एरिया था, ओएसिस था, उसके बीच में, क्या बोलते हैं हिंदी में ओएसिस को? ओएसिस तो समझते होगे, ऐसी जगह, क्या गुलिस्तान, नकलिस्तान, जो कुछ भी हो आप तो समझोगे ऐसी जगह थी जहां पे सर्व भोग संपन्न जगह थी। ठीक है, तो ये सारी जगह से आप वापस तो पहुंच सकते थे उस क्रोकोडाइल वाले लेक के अंदर, लेकिन वो जो बहुत एक्सट्रीम द्वारिका नगरी थी समझो वहां की, उस द्वारिका में एंटर करने के लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही थे। हर बार वो 5 साल में एक बार दरवाजा खुलता था, और जब वो दरवाजा खुलता था तो उस नगर में प्रवेश करने का आपको मौका तो मिलता था, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त ये थी कि बाहर जैसे भी सुख हैं दुख हैं कट जाती है, यहां अंदर आओगे तो 5 साल के लिए तो सारे भोग मिलेंगे तुमको। सारे भोग यानी कि सारे सर्वगुण संपन्न मजे आ जाएंगे तुमको, राजा की तरह जियोगे, अहमिंद्र बन के जियोगे। लेकिन 5 साल के बाद नियम से तुमको उस क्रोकोडाइल वाले लेक में निष्कासित कर दिया जाएगा। मरोगे नहीं, मरोगे नहीं, लेकिन एक एक क्रोकोडाइल तुमको चीर फाड़ता रहेगा। अब मुझे यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं और यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो हाथ खड़ा करके बताएं कि आप लोग में से कितने लोग उस द्वारिका नगरी में प्रवेश करना चाहेंगे। हाथ ऊपर करें। कोई नहीं? मैं अपना हाथ ऊपर करती हूं। क्यों मैं अपना हाथ ऊपर कर रही हूं? क्योंकि एक बार मेरे जैसा कोई पहुंचा, उसने ये बहुत हिस्ट्री सुन रखी थी। क्या हिस्ट्री सुन रखी थी? कि जो भी इस नगर में आज तक गया है, लोग जब परेशान हो जाते हैं तो आखिरकार इस नगर में चले जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और 5 साल बाद उनकी ऐसी दुर्गति होती है कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है नॉर्मल देश में आने में भी। अब मेरे जैसा कोई व्यक्ति था, वो अपनी टोली लेकर अंदर चला गया और उसने 5 सालों में क्या किया कि उसने 5 साल में जितने भोग थे, थोड़े बहुत जो जीवन यापन करना था, जो मैनेजमेंट करना था, जो कार्यभार संभालने थे, वो तो किए। 5 साल बाद जब लोगों ने सोचा कि देखते हैं अब इसकी क्या गत होती है, जाना तो इसको उस क्रोकोडाइल के लेक में ही है,
तो जैसे ही वो व्यक्ति उस लेक के पास में पहुंचा, लोग उसको देखते रह गए, क्योंकि उन 5 सालों में वहाँ की अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, उन सबके बीच में पता है उसने क्या काम किया था? उसने उस लेक के ऊपर एक ऐसा ब्रिज बना लिया था कि वो ब्रिज से उस लेक को पार कर सकता था। तो बात अब ये हो रही है कि आप तो घबरा गए, आप तो कै वाला जो पिल्ला था उसमें इसलिए बैठे रहे कि आगे कुछ नजर आता नहीं है, पीछे मुझे जाना नहीं है, तो तकलीफ है पर इसको सह लो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो ब्रिज बन सकता है? मुझे ये बताओ आप। जब 5 साल उस व्यक्ति ने वहां बिताए थे तो कभी गर्मी पड़ती थी, कभी सर्दी पड़ती थी, कभी बारिश आती थी, परिवार लेके बैठा था, सारे काम करने पड़ते थे, सोता भी था, जगता भी था, लेकिन 5 साल में एक दिन ऐसा नहीं बीता जबकि उसने अपने ब्रिज को पहले बनाने का कार्य पूरा नहीं किया हो। समय ओछू छे। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसके पास 5 साल हैं। मुझको नहीं पता है मेरे पास कितने साल है। घटाऊं पूरी कहानी के ऊपर, कौन कहां है इस पूरी कहानी में? कि समझ गए? जो समझ गए हो वो हाथ ऊपर करना। बस जरा ज्यादा ऊंचा करो, नहीं तो मुझे तो लग रहा है किसी को समझ में नहीं आया। 10 मिनट और निकल जाएंगे इसी काम में। बाकी लोगों को नहीं आया समझ में? जो सारी त्रस पर आए हैं वो है वो देश जहां मरते हैं, पचते हैं, महादरिद्री, महादुखी, महाप्रतिकूल संयोगों में जी रहे हैं। ये जो द्वारिका है वो है हमारी मनुष्य पर्याय जो मुझे प्राप्त हो गई है। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो वापस 10+2000 सागर, वो भी अधिकतम है भाई। कर्णान योग में जाना नहीं चाहती हूं, पर एक बार रोजी पिक्चर भी मान लो कि पूरा मिलने वाला है 7+2000 सागर, तो भी 7+2000 सागर के बाद में तुम्हें क्रोकोडाइल की लेक में यानी कि निगोद में वापस जाना पड़ेगा। पर एक काम हो सकता है। अब मुझे बताना, कहानी सुनने के बाद कितने लोग उस नगरी में प्रवेश करना चाहते हैं? जिन लोगों के हाथ अब भी ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं वो 5 साल पूरे करके वापस अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। समय ओछू छे। मैं 5 साल में 5वें साल काम शुरू करूंगा अगर अपने ब्रिज को बनाने का, और मेरा ब्रिज पूरा नहीं हो पाया तो करना क्या है? काम है मेरा अर्जेंसी क्रिएट कराना। जो तुमको छोटी सी कील चुभ रही है उस कील को इतना बड़ा बनाना, इस भय को इतना बड़ा बनाना कि उस 5 साल में सबसे पहला काम मुझे कुछ करना है तो ब्रिज बनाने का करना है। यदि ये ब्रिज अधूरा रह गया तो हमें नहीं पता है कि हमें इसकी क्या कीमत आगे जाके चुकानी पड़ेगी। मरने वाले यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से कोई नहीं है। क्यों कह रही हूं मैं ये? वो कन्वीनियंस नहीं है आपके पास। आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां पे शरीर सहित भी आदमी मरता ही नहीं है, चाहे अग्नि में कूद जाए, चाहे बर्फ में गल जाए। हाँ, जाना है ऐसी जगह पर। सब जानते हैं नरक में ऐसा शरीर है जहां कुछ नहीं होता, पर नहीं जाना मुझको वहां। सब जानते हैं देवगति में भी ऐसा शरीर है, लेकिन इट डजंट मैटर। सच बताएं तो जैसी बात अभी शुद्धात्मा प्रकाश जी भारत ने इसके पहले करी थी कि जब मेरा ड्रीम बहुत बड़ा होगा तो बाकी की सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हो जाती हैं, इट डजंट मैटर। और जब मेरा ड्रीम बहुत छोटा होता है तो मेरी सारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती हैं। मेरा ड्रीम अगर ब्रिज बनाना है तो मैं सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान नहीं देख सकता हूँ। भूख लग रही है तो लगती रहे, डजंट मैटर। कोई मुझ पे उंगली उठा के बोले पागल है, कहाँ जा रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, डजंट मैटर। कोई ने गाली दे दी, कोई ने सिर फोड़ दिया, कोई ने हाथ तोड़ दिया, फ्रैक्चर ठीक होने में 6 महीने लग जाएंगे, ब्रिज बनाऊं या छोड़ दूं, डजंट मैटर।
लंगड़ाता हुआ जाऊंगा, लूला बन के जाऊंगा, जितनी तकलीफ हो जाए शरीर में 5 साल में, लेकिन फिर भी मैं अपने ब्रिज को बना के रहूंगा, क्योंकि बाकी की सारी प्रॉब्लम्स, यदि दृष्टि इतनी बड़ी चीज के ऊपर है तो इट डजंट मैटर। अब हमारे साथ क्या हो रखा है, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हमारे ड्रीम इतने छोटे हैं, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि हम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स में लगे रहते हैं जिनके बारे में सिर्फ सेकंड थॉट देना, जस्ट द सेकंड थॉट कि इज इट वर्थ इट, इज इट वर्थ इट, तो हमें लगेगा कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, वो खाली दरवाजे को खटखटा रहा हूं। ब्रिज बनाना है और वो ब्रिज बनाने का कार्य मुझे आज शुरू करना है, अभी शुरू करना है। और जो आदमी आज और अभी ब्रिज नहीं बनाएगा, ये बात आप लिख के ले लो कि वो ब्रिज को कभी नहीं बना पाएगा। अभी हमारी चर्चा चल रही थी, दादा ने वो द्वारिका नगरी का जो उदाहरण दे रखा था क्रम नियमित पर्याय में, जिसमें कि 12 साल पहले लोगों को पता चल गया दिव्य ध्वनि में कि ये नगरी ये पूरी डूबने वाली है, जलने वाली है। घर में चर्चा चल रही थी तो किसी ने कहा, किसने क्या, मेरी बेटी ने ही कहा कि मैं उस नगरी को 12 साल में 11.5 साल पूरे करने के बाद छोड़ूंगी। मैंने कहा बेटा तू तो जलेगी, 100% जलेगी। क्यों? क्योंकि जो आदमी 11.5 साल बाद भागने की सोचता है वो जिंदगी में कभी नहीं जा पाता है। द्वीपायन मुनि तो दिन दिन गिन रहे थे कि 12 साल हो जाए तब जाके देखूं, वो कहां बचा पाए। तुम क्या सोचते हो 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के हो के अगली नेक्स्ट शिविर में आज कल्याण करूंगा, उसके बाद अगले शिविर में कल्याण करूंगा, कि अभी तो 4 दिन बीते हैं, मैं 10वें दिन से कल्याण करना शुरू करूंगा, कि आज का प्रवचन जाने दो, अभी तो रोज हो रहे हैं 6-6, 10-10 प्रवचन, क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे ब्रिज में एक ईंट कम रह जाएगी। क्या पता वो कौन सा पॉइंट है जिससे ये ठोस बनेगा। इसलिए इतनी अर्जेंसी हमारे अंतरंग में क्रिएट हो जानी चाहिए, यदि नहीं हुई है तो, कि इस सारी दुनिया में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुम यदि अपने परिणामों को, कल संजीव जी के प्रवचन में आ रहा था मोक्षणा प्रकाशक के आधार से, कि अपने परिणामों को संभालना, क्योंकि अगर परिणाम बिगड़ रहे हैं मतलब उन 608 जीवों में से जो इस मार्ग में लगने वाले हैं तुम नहीं हो। ये बात सोचकर यदि मेरे रोंगटे खड़े नहीं हो जाते हैं तो मेरी समझ पे सच्ची में दया आनी चाहिए, क्योंकि हम किसका भला कर रहे हैं। आप इतने लोग बैठो कि 4 जन आगे बैठो, सच बताएं इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि मैं उन 608 जीवों में आ जाऊं और मैं निकल जाऊं। 4 लोग गालियां दे दें कि 4 लोग तारीफ कर लें, इट डजंट मैटर। मेरी दृष्टि में ये चीजें नहीं है, सही बैठ जाएंगी तो सही बैठ जाएंगी, गलत हो जाएंगी तो गलत हो जाएंगी, लेकिन मेरी दृष्टि उस अर्जुन की आंख की तरह फोकस रहनी चाहिए कि मुझे पहले अपना कल्याण करना है और फिर बाकी के सारे कार्य करने हैं। इस बात के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। हमने ये समझा पहले वाले वक्तव्य में कि नीड क्रिएशन, क्यों, क्या मुझे दुख है, क्या कोई प्रॉब्लम है। फिर हमने ये समझा कि प्रॉब्लम तो है पर इतना हमें चुभ नहीं रही है तो वो चुभनी चाहिए। वो हमने समझा इस वाले लेक्चर में कि क्यों ये इतना अर्जेंट है कि हम अपना कल्याण अभी के अभी करें। अब इसके बाद हम अगले वक्तव्य के लिए अगले वक्ता को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अभी क्यों करना है, क्योंकि हम जिस जंक्शन पे खड़े हैं इस जंक्शन से हमारी ट्रेन सभी प्लेटफॉर्म की ओर जाती, सभी स्टेशन की ओर जाती है, लेकिन अगर ये मनुष्य गति का समय खत्म हो गया तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। इसलिए अपने कल्याण का कार्य जितने जल्दी कर लें उतना अच्छा। मैं बिना किसी विलंब के अगले वक्तव्य के लिए मैं कौन हूँ इस विषय के लिए अगले आधे घंटे तक चर्चा करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर संजीव जी गोधा से। मंगलाचरण तो कर